गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग देखे थे कर्क रेखा के बारे में। कर्क और देशांतर रेखा इतना तक हम लोग देख लिए थे और टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग वो भी देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे भारत के जो समुद्री सीमा है और जो तटीय राज्य है उसके बारे में देखेंगे, यानी भारत की समुद्री सीमा तथा तटीय राज्य, यानी जो भारत के तट से लगे हुए जो राज्य है आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि फैक्ट पूछता था कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाता है या कौन सा राज्य सबसे कम समुद्री सीमा बनाता है, लेकिन आजकल क्या होता है कि वो दे देता है क्रमबद्ध सजाने के लिए, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे क्रमबद्ध सजाइए कि कौन सबसे अधिक लगा रहा है कौन सबसे कम समुद्री सीमा लगा रहा है, उस अनुसार देता है क्रमबद्ध उसको सजाने के लिए। तो आज हम देखेंगे भारत की समुद्री सीमा और तटीय राज्य के बारे में, और ये लेक्चर 3 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग उतना ही मैप बनाएंगे जितना से हम लोग को मतलब है। ये मान लीजिए भारत की क्या है, यहाँ से पता है कि क्या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश, इसी के नीचे से, यानी इसके नीचे से नहीं, मैंने 22 डिग्री से, ये तो 23.5 है, 22 डिग्री से प्रायद्वीपीय भारत स्टार्ट होता है। लेकिन ये कर्क रेखा है, इसको रेफरेंस से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से समुद्री सीमा स्टार्ट होती है भारत की। तो पहले देखिए कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक ये वाला एरिया के नीचे का एरिया और एक ये वाला एरिया। ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो एक तरह से ये क्या हुआ, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो फर्स्ट क्लास था उसमें बताया था कि भारत यहाँ जो यूरेशिया प्लेट से लगा हुआ है, ये भारत पहले किसका पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद ये अफ्रीका से टूटने के बाद निरंतर प्रवाह के कारण ये क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट से टकराया। ये हम आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं। तो इसी क्रम में जैसे ये है तो यहाँ पे 3 टर्म आता है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। दूसरा आता है भारत, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप। एक आता है भारतीय उपमहाद्वीप, दूसरा आता है भारतीय प्रायद्वीप। यानी भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट में होता है महाद्वीप। महाद्वीप में ऐसी होती है कि उसमें सारी व्यवस्थाएं, जैसे उसमें अनेक प्रकार के मरुस्थल, पर्वत, पठार, नदियां, सागर, महासागर, यानी अनेक प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सारी विद्यमान रहती है कहाँ, एक महाद्वीप में। ये कहाँ विद्यमान रहती है, महाद्वीप में। और इसका आकार क्या होता है, साइज, इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार कैसा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। तो महाद्वीप का आकार बड़ा होता है और इसमें अनेक प्रकार की कई मरुस्थल पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे उसके पश्चिमी पार्ट में और दक्षिणी पार्ट में अनेक प्रकार के मरुस्थल पाए जाएंगे। ऐसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे महाद्वीप की जो विशेषता होती है उसमें मरुस्थल भी पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, नदियां, सागर, महासागर, यानी अनेक प्रकार की विविधताएं वहां पाई जाती है। और इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है।
तो उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप इससे आकार में क्या होगा, छोटा होगा। जहां उप लग जाता है वो क्या होता है, उससे छोटा होता है। ये उपमहाद्वीप है। लेकिन भारत में भी, जैसे यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप है, तो भारत को मान लीजिए, ले लीजिए, तो भारत में भी अनेक प्रकार के क्या है, भारत में भी यहाँ मरुस्थल पाया जाता है। देखिएगा गुजरात में थार के पास, राजस्थान में, सॉरी गुजरात बोले हैं, राजस्थान में थार मरुस्थल देखिएगा। अनेक प्रकार के पर्वत भी देखिएगा, हिमालय, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अनेक प्रकार के पर्वत भी पाए जाते हैं। पठार भी देखिएगा तो दक्कन का प्लेटू, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, ये भी क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की नदियां भी पाई जाती है। इसके इधर देख रहे हैं कि सागर भी पाया जा रहा है, यहाँ महासागर भी पाया जा रहा है। तो भारत में भी क्या है, अनेक प्रकार की विविधताएं मौजूद है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा हुआ है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। ये किसी का मेंस में पूछा हुआ है, या कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के ही मेंस में पूछा गया है कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो ये इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला तो इंडिया आएगा, भारत खुद ही है। इसके बाद पाकिस्तान है, ये पाक मतलब पाकिस्तान। इसके बाद बांग्लादेश है, इसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, इसके बाद श्रीलंका, इसके बाद श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि कंट्री क्या करते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो इस तरह से देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब क्या पाए जाते हैं, ये सब कंट्री पाए जाते हैं। तो एक तरह से उपमहाद्वीप इससे छोटा हुआ। एक कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि बहुत सारे देश भी पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट को लीजिए, तो उसमें देखेंगे फ्रांस है, सॉरी अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है। इसके बाद मध्य अमेरिकी जो देश पाए जाते हैं। तो एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो इसमें भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और एक और देश यहाँ देखेंगे जो द्वीपीय देश है। यहाँ देखेंगे हमारा अरब सागर में एक लक्षद्वीप है, ये सब लक्षद्वीप। इसके जस्ट यहाँ पे देखेंगे 8 डिग्री चैनल से अलग होता है मालदीव, तो ये भी आ जाता है मालदीव। तो इस तरह से ये 7 कंट्री मिलाकर क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। और इसमें एक अफगान को जोड़ दीजिएगा, अफगानिस्तान को, तो यही मिलकर क्या हो जाएगा, सार्क, यानी सार्क देश, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी जिसको सार्क बोलते हैं। तो इसमें अफगानिस्तान शामिल होता है, यही मिलाकर सार्क बनता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश और 8वां देश अफगान हो जाएगा, तो यही सार्क है। इसको बोलते हैं दक्षेश। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप हुआ। अब प्रायद्वीप इसको क्यों बोलते हैं, प्रायद्वीप वैसा क्षेत्र होता है जो 3 तरह से जल से घिरा हो, यानी प्रायद्वीप, प्रायद्वीप यानी वैसा क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत इधर अरब सागर से है, यहाँ पूरा अरब सागर है, नीचे में हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत के 3 तरफ से अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। और एक यहाँ पे टर्म देख लीजिए,
यहाँ पे इसको बोलते हैं गल्फ, और एक टर्म होता है इसको बोलते हैं बे। जैसे आप देखे होंगे कि खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, और एक को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। जैसे बंगाल के खाड़ी को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। तो ये गल्फ क्या होता है, खाड़ी क्या होती है? तो दोनों को हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं, लेकिन ये गल्फ और बे में अंतर क्या है? तो गल्फ उसको बोलते हैं जहां पे नदियों का कटान होता है। इसमें देखेंगे तो ये मेरा पश्चिमी घाट है, जो आगे हम इसको पढ़ाएंगे, ऐसे ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जैसे ये पश्चिमी घाट है, तो ये देखेंगे ये बहुत 45 डिग्री पे ही बहुत ऊंची ढाल है इसकी, ये बहुत ऊंचा उठा हुआ पर्वत है, और इससे नदियां गिरती है तो ये गाद नहीं लाती है, ये नदियां एस्चुरी बनाती है, सीधा ऊपर से नीचे गिरती है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिरती हैं तो ये कटान करती है, ये नदियां कटान करती है। तो ये गल्फ जो है ना, ये सिकुड़ता नहीं है, यानी गल्फ में हमेशा कटान होगा, ये सिकुड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ये खाड़ी हुई तो खाड़ी देखेंगे गंगा, यहाँ पे नदियां जैसे गंगा हुआ, गोदावरी, कृष्णा, जो भी नदियां आती हैं ये अपने साथ अवसाद लाती हैं। क्या लाएंगी? अवसाद लाएंगी। और जब ये अवसाद लाती हैं तो ये अवसाद को कहाँ पाटेंगी? इस समुद्र के तट पे। यहाँ पे अवसाद का जमा होते रहता है, तो इससे अवसाद का जमा होगा तो ये क्या होगी? ये सिकुड़ती चली जाएंगी। तो यहाँ पे सिकुड़न होता है, लेकिन यहाँ पे फैलाव होता है, यहाँ पे कटान होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गल्फ और इसको बोलते हैं खाड़ी। यानी जो बे हुआ, बे में हमेशा क्या होगा? अवसाद जमा होगा, तो वहां पे क्या होगा? सिकुड़न होगा। तो जो ये बे बोला जाता है वहां पे सिकुड़न होता है, और यहाँ पे गल्फ में कटाव होता है। ये गल्फ और वो बे बोला जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और भारतीय प्रायद्वीप, इसके बारे में बता दिए कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं और उप प्रायद्वीप उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। तो हम भारत की समुद्री सीमा के बारे में देखते हैं। ये वाला एरिया देखेंगे, ये गुजरात है। गुजरात के बाद हम पहले बना लेते हैं केरल। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक केरल लगा हुआ है, ये मान लीजिए केरल है, और केरल से ही यहाँ बीच में तमिलनाडु, ये वाला एरिया तमिलनाडु का है। और यहीं से देखेंगे आंध्र प्रदेश कुछ इस तरह से, ऐसे काफी लंबा इसका भी तट है, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे ये स्टेट अलग हुआ था 2020 में जो बना था, ये तेलंगाना, ये है तेलंगाना। और तेलंगाना यहीं से देखेंगे, यहाँ से ये वाली स्टेट उड़ीसा, ये कौन सी स्टेट है? उड़ीसा। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल, ये आ जाता है वेस्ट बंगाल। और यहाँ से देखेंगे ये वाला जो बीच में गैप हो रहा है, यहाँ पे कौन सी? छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ देखिएगा यहाँ लगी हुई है उड़ीसा से, और बीच में झारखंड का पार्ट आ जाता है, यहाँ पे झारखंड आ जाएगा। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा से सीमा बनाती है। फिर यहाँ पे इस तरह से देखेंगे, ये कर्नाटक है, यहाँ पे आ जाता है गोवा। तो ये पूरा एरिया कर्नाटक का है, यहाँ से ये पूरा एरिया ये कर्नाटक का है। इसके बाद ये वाला एरिया महाराष्ट्र का है, यह है महाराष्ट्र। बस शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये महाराष्ट्र, ये है गुजरात, ये है गोवा, यह है कर्नाटक, यह है केरल, यह है TN मतलब तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, यह है वेस्ट बंगाल, और ये है छत्तीसगढ़। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि तेलंगाना की सीमा
किस किस स्टेट से लगती है। तो यहाँ देख लीजिए, तेलंगाना की सीमा कर्नाटक से लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है, छत्तीसगढ़ से लग रही है, आंध्रा से लग रही है, तमिलनाडु से नहीं लग रही, केरल से नहीं लग रही और उड़ीसा से नहीं लग रही है। यह है तेलंगाना। तो तेलंगाना की सीमा कर्नाटक से लग रही है, महाराष्ट्र से लग रही है, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, लेकिन उड़ीसा से नहीं लग रही है। उसमें एक ऑप्शन उड़ीसा था, आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, उड़ीसा से नहीं लगती है। तो ये भारत की जो इतने राज्य हैं, ये क्या है, तटीय राज्य है। टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 राज्य। यानी भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? 9 राज्य है। 9 राज्य है, याद रखिएगा इस पे, राज्य 9 है। अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो एक पौंडीचेरी भी आएगा, यहाँ अंडमान निकोबार भी आएगा, लक्षद्वीप भी आएगा। तो हम सिर्फ राज्य का बात कर रहे हैं। ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी हमको नहीं ले रहे हैं। तो भारत से समुद्री सीमा साझा करने वाले टोटल कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। पश्चिमी तट पे, ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिम लिखा हुआ था, यानी पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, यानी टोटल 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पश्चिमी तट पे 5, पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं। यहाँ देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। टोटल लंबाई कितनी है भारत की? भारत तट की कुल लंबाई, ऐसे तो मुख्य भूमि अगर लेंगे, ये वाला, ये मुख्य भूमि, तो इसमें 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अगर टोटल को जोड़ देंगे, ये भी और ये भी दोनों मिला देंगे, लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार वाला और ये लक्षद्वीप वाला, तो इसमें टोटल हो जाएगी, टोटल लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर। ये पहले का था। ये कैसे मेजर किया जाता था? जैसे ये मान लीजिए कोई राज्य है, सॉरी ये मान लीजिए कोई देश है, जैसे मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए भारत है। तो ये कैसे मेजर किया जाता था? तो इसमें क्या होता कि एक सीधी एक बेस लाइन, आधार रेखा बना दी जाती थी। यहाँ मान लीजिए, और कोई मान लीजिए कोई देश ऐसे ऐसे है, तो इसमें क्या किया जाता था कि इसमें सीधा एक आधार रेखा बना दिया जाता था। मान लीजिए ये वाली आधार रेखा है, तो ये जो सीधा स्ट्रेट लाइन है, इसी को मेजर कर लिया जाता था। ये इसकी लंबाई कितनी है, उसी आधार पे हम बोल देते थे कि इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, मतलब सीधा लाइन। इस हम क्या करते थे, जैसे ये वाली मान लीजिए लाइन है, तो इसमें इसको नहीं मेजर करते थे, पहले इसको नहीं मेजर किया जाता था। ये मतलब सीधा लाइन है, तो ये जो लंबाई हुई, इसी को बोलते थे कि हाँ कितनी तटरेखा की लंबाई है। लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, यानी गृह मंत्रालय ने, फिर से इस समुद्री तटरेखा की लंबाई गणना किया, गृह मंत्रालय ने, और टोटल लंबाई कितना कर दिया गृह मंत्रालय के अनुसार, यानी भारत की जो समुद्री रेखा है उसको फिर से गणना किया गया, और गृह मंत्रालय के अनुसार जो न्यू आंकड़ा है नया, ये कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर नया आंकड़ा है। नया आंकड़ा कितना है? 11,098 किलोमीटर। और किसके अधीन आता है? ये वाला याद रखिए, गृह मंत्रालय का अधीन आता है। इसकी गणना किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। कितना आया? 11,098 किलोमीटर नया है। उसमें क्या किया गया है कि जो जिगजैग पाथ है, यानी जो जिगजैग पाथ है, इसको भी काउंट किया गया, यानी ऐसे ऐसे काउंट किया गया है, ना कि इसको बेस लाइन के आधार पर काउंट किया गया है। इसको इस तरह से गणना किया गया है, ये वाली लाइन को हटा दी गई है, तो इसीलिए भारत की तटरेखा की लंबाई बढ़ गई है। कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं क्रमबद्ध अनुसार कौन से राज्य सबसे ज्यादा और कौन से राज्य सबसे कम सीमा साझा करते हैं। ये नया आंकड़ा है, 11,098 किलोमीटर।
अब हम देखते हैं क्रमबद्ध, यानी कौन से राज्य सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात, सबसे ज्यादा सीमा साझा करेगा गुजरात। गुजरात गुजरात के बाद आपको यहाँ से क्या लग रहा है, सबसे लंबा सीमा साझा किसका है? तो दूसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखने से क्या लग रहा है, तमिलनाडु। यह है टीएन मतलब तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब क्या लग रहा है इसमें, चौथा पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद 5 पे केरल। केरल के बाद उड़ीसा। केरल के बाद उड़ीसा के बाद कर्नाटक के बाद वेस्ट बंगाल, फिर गोवा। ये गोवा। तो सबसे लंबी सीमा गुजरात की लगती है। इसके बाद गोवा की सबसे छोटी सीमा लग रही है, यानी सबसे छोटा सीमा जो समुद्र तट से लगा हुआ है वो कौन सा राज्य है? गोवा। और सबसे बड़ा गुजरात। अब इसमें कभी कभी दे देता है कि इसको क्रमबद्ध सजाइए, ये पश्चिमी तट किएगा और ये पूर्वी तट में। तो पश्चिमी तट में आप देखें कौन कौन से शामिल है। ये गुजरात पश्चिमी तट पे है, महाराष्ट्र पश्चिमी तट पे है, केरल पश्चिमी तट पे है, इसके बाद कर्नाटक, फिर गोवा है। ये सब कैसा है, ये पश्चिमी तट के राज्य हैं। पूर्वी तट के राज्य कौन कौन से हुए? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ये सब पूर्वी तट के राज्य हुए। लेकिन ये तो क्रमबद्ध था, इसमें क्या है, ये पुराना आंकड़ा है, यानी इसके अनुसार जो ये पुरानी आंकड़ा ये लिख लीजिए। पुराना आंकड़ा के अनुसार ये जो क्रमबद्ध है ये भी पुराना आंकड़ा के अनुसार है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा, ये सब पुराने आंकड़े के अनुसार है। लेकिन जब नया आंकड़ा में देखेंगे, यहाँ जो गृह मंत्रालय द्वारा जो नया रिकॉर्ड दिया गया उसमें देखेंगे तो गुजरात के बाद यहाँ देखेंगे तमिलनाडु आ जाएगा, यानी नया आंकड़ा में गुजरात के बाद यहाँ तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु फिर आंध्र आ जाएगा। नया आंकड़ा में गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र है, ये 3 स्टेट क्रमबद्ध याद रखिएगा। पुराने आंकड़ा में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गोवा, ये पुराने आंकड़ों के अनुसार है। तो ये भारत के क्या हुए, समुद्री राज्य हुए। और हमेशा क्वेश्चन में देखिएगा पूर्वी तट और पश्चिमी तट के सारे, क्योंकि एग्जाम में बस ये बच्चा देखता है क्या कि हाँ दिया है अनुसार तटीय राज्य, अब ये नहीं दिख रहा है कि पश्चिमी है कि पूर्वी है। बच्चा क्या किया, आंध्र प्रदेश धड़ाधड़ से टिक मार के चला आया कि हाँ आंध्र प्रदेश है, पूर्वी है कि पश्चिमी दिखाई नहीं, मार दिया टिक, चला आया। तो इसमें याद रखिएगा कि पूर्वी तट को पूछ रहा है या फिर पश्चिमी तट पे पूछ रहा है या फिर ओवरऑल पूछ रहा है। और नया जो आंकड़ा है 11,098 किलोमीटर, वो वाला याद रखिएगा। ये गृह मंत्रालय का नया आंकड़ा है। और उसमें तीन कौन से राज्य थे मैं ये भी बता दिया हूं। उसमें तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ जाता है, तमिलनाडु वहां दूसरे नंबर पे आ जाता है। अब हम देखते हैं भारत की समुद्री सीमा, यानी इसमें भारत की समुद्री सीमा, यानी किसी देश की भी समुद्री सीमा पे यही 3 रूल लागू होते हैं। यानी भारत की समुद्री सीमा, इसको लागू कौन करता है भारत की समुद्री सीमा को? UNCLOS, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी, यानी जो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन था उसके अनुसार इसका 3 बैठक हुआ। 3 बैठक के अनुसार यहाँ पे समुद्री जो तीसरा बैठक था, जो थर्ड वाला, पहला मीटिंग हुआ, फिर सेकेंड मीटिंग हुआ, फिर थर्ड मीटिंग हुआ। तो थर्ड मीटिंग में ये जो रूल बनकर आया वो थर्ड मीटिंग में बनकर आया। कौन से? थर्ड मीटिंग में। थर्ड मीटिंग में ये रूल बनकर आया था। तो उसके इसी के अनुसार, ऑन क्लॉज के अनुसार हम देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा क्या है। एक IHO होता है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या होता है कि वो व्यापार से रिलेटेड देखता है, यानी जो समुद्र में किस तरह से व्यापार होगा, तो उसको जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है IHO, यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो है ये समुद्री कानून बनाता है। ऑन क्लॉज अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में ये समुद्री कानून बनाता है। तो इसके अनुसार देखते हैं कि भारत की समुद्री सीमा कितनी है। हर देश की उतना ही होता है। तो यानी भारत की समुद्री सीमा, पहला होता है प्रादेशिक सीमा। इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। अनक्लॉज के अनुसार ये 3 पार्ट में बांटा जाता है। तो पहला को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। पहला को बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। तो प्रादेशिक सीमा क्या होता है कि ये 12 नॉटिकल माइल तक होता है। 12 नॉटिकल माइल। ये नॉटिकल माइल, समुद्री जो माइल है, ये नॉटिकल माइल यानी समुद्री जो दूरी मापी जाती है, ये नॉटिकल माइल से मापी जाती है। यानी एक नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर। यानी एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। और एक जो मील है, ये नॉटिकल माइल समुद्र में होता है। ये एक मील जो होता है 1.60 किलोमीटर होता है। तो ये स्थल पे मापा जाता है। एक मील ये स्थलीय भाग पे, और ये जो नॉटिकल माइल है ये समुद्रीय भाग पे मापा जाता है। तो ये नॉटिकल माइल ज्यादा दूरी होती है नॉटिकल माइल की। तो प्रादेशिक सीमा क्या है कि 12 नॉटिकल माइल तक है। तो इसमें देखेंगे ये प्रादेशिक सीमा ये कैसे मापी जाती है। जैसे किसी देश की बाउंड्री मान लीजिए कुछ इस तरह से है, मान लीजिए काटा फाटा ज्यादा है, तो ये कैसे मानी जाती है कि ये पहले एक बेस लाइन तैयार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे काटा फाटा है, कोई मान लीजिए ये बाहर वाला पार्ट है, ये फिर कोई अंदर पार्ट चला गया, ये बाहर चला गया, कोई अंदर चला गया, तो इसमें क्या किया जाता है कि सबको एक बेस लाइन माना जाता है। मान लीजिए ये बेस लाइन है, यानी जो अंदर वाला पार्ट है इतना अंदर है, तो इसको मैनेज ये बाहर कर लेगा। तो इसी को मानकर क्या किया जाता है कि एक बेस लाइन तैयार की जाती है, और इस बेस लाइन से उस सीमा को मेजर किया जाता है। तो ये बेस लाइन तैयार किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये भारत की मान लीजिए बेस लाइन है। तो यहां से 12 नॉटिकल माइल तक, यहां से 12 नॉटिकल माइल, ये कैसी है, प्रादेशिक सीमा है। और ये जिस देश के अंडर में आता है उसी देश का पूरा हक होता है। तो ये बेस लाइन से यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक, इस पर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो इस पर पूरी तरह से भारत का हक है, भारत का हक है। इस पर सरकार क्या कर सकती है, यानी भारत सरकार जो है इस पर टैक्स लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है। जो भी यहाँ संसाधन होगा, संसाधन का दोहन करना, ये सब किसका हक है, भारत का हक है। इसमें संसाधन दोहन भी कर सकती है। और मान लीजिए गलती से कोई जहाज यहाँ पे आया किसी भी दूसरे देश का, यानी जिस सीमा के अंडर में है, अब मान लीजिए कोई दूसरे देश का जहाज इसमें आ गया, तो इसमें ये क्या कर सकती है, उस जहाज को कैप्चर भी कर सकती है, यानी जिस देश के अंदर आया ये कैप्चर कर सकती है। तो इस पे जिस देश के अंडर में आता है उसी का उस सीमा पे
पूरा हक होता है, तो भारत के हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, पूरी तरह से भारत का हक होगा। तो यह है प्रादेशिक सीमा। इसके बाद दूसरा आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कंटिजियस जोन बोलते हैं जिसको। ये कितना होता है, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक। कहां से है, बेस लाइन से ही है, यानी यहां से 24 नॉटिकल माइल, यहां से 24 नॉटिकल माइल तक ये संलग्न क्षेत्र होता है। इस पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, इस पर भी सेम रूल, कंटिजियस क्षेत्र पर भी सेम रूल अप्लाई होता है, यानी प्रादेशिक सीमा पे भी जो रूल अप्लाई हो रहा है वो संलग्न क्षेत्र पर भी अप्लाई होगा। और जो तीसरा होता है, तीसरा EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये कितना तक होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक, यानी इस बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक इसका क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, ये सभी के लिए है, इसमें कोई भी व्यापार कर सकता है, यानी कोई भी आ सकता है। इस पर उस देश का कानून उतनी, जितना गहरे तरीके से, यानी जितनी कठोरता से यहाँ पे लागू हो रहा है उतनी कठोरता से यहाँ पे लागू कानून नहीं होगा। यानी इसमें जहाज के आने जाने के लिए क्या है, ठीक है, जहाज इस पे आ जा सकता है, यानी इतनी कठोरता से ये है इसी देश की सीमा में, यानी जिस देश के सीमा में ये आएगा उसी देश की सीमा है ये, लेकिन इसमें ये कानून उतनी कठोरता से लागू नहीं होता है, यानी कुछ ढील दी गई है यहाँ पे, लेकिन इस पे भी अधिकार किसका है, इसी का है। यानी यहाँ पे भी संसाधन का दोहन, संसाधन का दोहन यानी कोई अनुसंधान, परीक्षण, कोई हथियार मान लीजिए परीक्षण करना होगा तो क्या होता है, इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का जहाज आ गया तो आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, नहीं उस ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे अंडर आया, या हमारी समुद्री सीमा है मेरे अंडर आया तो उसमें हम कब्जा कर लें, या फिर इसमें कोई आता था उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो ये तीन तरह से अनक्लॉज के अनुसार ये तीन तरह की समुद्र में सीमा बांटी गई है, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये तीन तरह की समुद्री सीमा बांटी गई है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे देखिएगा भारत पे तमिलनाडु के पास कुछ इस तरह से कुछ श्रीलंका लगा हुआ है, कुछ इस तरह से श्रीलंका लगा हुआ है। तो ये वाला क्षेत्र तो मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल है, ये कभी इसमें आ सकता है, या फिर यहाँ पे 200 नॉटिकल माइल इस क्षेत्र में आ सकता है। तो अगर ये दो देशों के बीच पड़ जाता है 200 नॉटिकल माइल, तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में ही समझ बूझ कर इसका हल निकालेंगे। ये नहीं कि इसमें विवाद हो जाएगा, आप समझ के कुछ आप नॉटिकल माइल मान लीजिए जैसे भारत और श्रीलंका के बीच है, और 200 नॉटिकल माइल मान लीजिए बीच में कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें क्या करेगा, भारत ये नहीं कर सकता है कि हाँ इतना एरिया मेरा है, चाहे श्रीलंका नहीं कर सकता कि श्रीलंका से मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल कहीं यहाँ आ गया तो श्रीलंका नहीं कर सकता है कि ये मेरा है। इसमें क्या है कि आपस में समझ बूझकर दोनों लोग हल निकालेंगे। तो ये था भारत की समुद्री सीमा और तटीय राज्य के बारे में। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।